नमस्कार दोस्तों, मैं श्रम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बीएससी फाइनल के केमिस्ट्री सब्जेक्ट की थर्ड बुक की यूनिट तीसरी के बारे में बताएंगे। हम आप लोगों को यूनिट 3 बता रहे थे ना। यूनिट 3 में 2 अध्याय थे, चैप्टर 5 चैप्टर 6 और अध्याय 5 का नाम था कार्बोहाइड्रेट ना। अध्याय 5 का कार्बोहाइड्रेट नाम था, तो पूरा हम आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट बता चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन टॉपिक पढ़ा है, कौन कौन क्वेश्चन है। और पेपर में ये कार्बोहाइड्रेट अध्याय बहुत मोस्ट है ना, इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होती है, क्वेश्चन इससे आते भी हैं। और जैसे हम जानते हैं कि हमारे पेपर में यूनिट बाय यूनिट क्वेश्चन आते हैं, तो हर यूनिट से क्वेश्चन आता है। तो इस यूनिट में 2 अध्याय हैं, चैप्टर 5 और चैप्टर 5 का नाम है अपना कार्बोहाइड्रेट। और इसके बाद अगला चैप्टर जो अपन चालू कर दिया है, चैप्टर 6, उसका नाम है अम्ल, तेल, वसा और अपमार्जक है ना, फैट, ऑयल और डिटर्जेंट। तो क्योंकि 2 अध्याय है तो हम तो पूरा पढ़ा चुके हैं। तो इसमें कौन कौन अपन ने क्या क्या पढ़ा, इसमें कौन कौन टॉपिक पढ़े कार्बोहाइड्रेट में। तो कार्बोहाइड्रेट में पूरी की कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पढ़ी है ना। और कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन के पश्चात इनके गुण पढ़े, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार पढ़े, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। फिर प्रकार जब पढ़े तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार का वर्गीकरण जब किया जाता है तो अलग अलग आधार में कार्बोहाइड्रेट अलग अलग प्रकार के होते हैं ना। और अर्थात हम किस आधार में कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कर रहे हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार या टाइप होंगे उस पर निर्भर करेंगे कि हम किस आधार में कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कर रहे हैं ना। कार्बोहाइड्रेट की वर्गीकरण की बात की जाए तो हम तो पूरा बता भी चुके हैं और इसकी अलग से वीडियो भी है कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की ना। तो मैं लिखा भी चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जा सकता है। नंबर पहला भौतिक गुणों के आधार पर और नंबर दूसरा रासायनिक गुणों या आणविक संरचना के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, शर्कराएं और अशर्कराएं है ना। इसकी डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल सब लिखे हैं। और शर्कराएं क्या होती है, नॉर्मल सी बात है, शर्करा मतलब शक्कर, वे पदार्थ जिनके गुण शक्कर के समान होते हैं वो क्या है, शर्कराएं हैं। शक्कर सब लोग यूज करते हैं, पानी में घुल जाती है। तो अच्छा, इसका डेफिनेशन या इसके एग्जाम्पल में आ जाएगी जो पानी में घुलनशील हो, स्वाद में मीठी होती है और क्रिस्टली होती है। क्रिस्टली और अक्रिस्टली कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ठोस होते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट है, जो ठोस पदार्थ होते हैं, तो ठोस पदार्थ अपनी संरचना के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय पदार्थ और अक्रिस्टलीय पदार्थ। तो ठोस का जो 2 प्रकार होता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय ठोस कौन होते हैं, वे ठोस जिन्हें 2 समान भागों में काटा जा सके या 2 समान भागों में विभाजित किया जा सके, अर्थात जिनकी एक निश्चित संरचना होती है वो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, जिनकी संरचना कैसी होती है, निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस क्या होती है, जिनकी संरचना निश्चित नहीं होती और उनकी संरचना निश्चित ना होने के कारण या फिर उनमें अणुओं का जो क्रम होता है वो निश्चित नहीं होता। और उनमें अणुओं का क्रम निश्चित ना होने के कारण जब इन्हें 2 बीच से काटा जाता है तो ये 2 समान नहीं बल्कि असमान भागों में विभाजित होते हैं, अर्थात दोनों भाग समान नहीं होते। तो जो शर्कराएं होती है वो क्रिस्टलीय होता है। तो दूसरा प्रकार का होता है फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर अशर्करा। अशर्करा नॉर्मल सी बात, जो शर्करा के विपरीत हो, अर्थात जो स्वाद में मीठे ना हो, जो जल में विलय ना हो और जो कैसे हो, अक्रिस्टलीय है ना। दोनों का क्या लिखे, एग्जाम्पल लिखे हैं। क्रिस्टलीय में क्या आता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। अक्रिस्टलीय में स्टार्च और सेलुलोज, और इसमें और स्टार्च आ जाएगा, सेलुलोज आ जाता है, इनयूलिन भी आ जाता है ना, इनयूलिन। और ये भी क्या है, एक प्रकार से अशर्करा है। और इसके अलावा ग्लाइकोजन जिसमें आ जाएगा है ना, ये सब क्या है, अशर्कराएं, वो शर्करा थे। फिर इसके बाद है दूसरा रासायनिक गुणों के आधार पर। रासायनिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के और कितने प्रकार के होते हैं, तो अनेक प्रकार के होते हैं। मोनोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट जिनका आंगिक जल अपघटन या फिर जिन्हें और अपने सरल अणुओं में ना तोड़ा जा सके ना, अर्थात वे कार्बोहाइड्रेट जो अपने सरलतम रूप में होते हैं उन्हें बोलते हैं मोनोसैकेराइड है ना।
ये क्या रासायनिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों मतलब क्रियाओं के आधार पर, अर्थात जो जल से क्रिया, जिनके जब जल के द्वारा तोड़ा जा सकता है। जल से क्रिया मतलब जल से योग नहीं करना, अर्थात जब उनका जल अपघटन किया जाता मतलब जल के द्वारा उन्हें तोड़ा जाता है। यदि हम उसे जल से क्रिया कराएं तो जल से क्रिया दो प्रकार की होगी, वो जल से योग कर रहा है कि जल के द्वारा अपने भागों में टूट रहा है, तो योग नहीं, जिसका जल अपघटन नहीं किया जा सकता मतलब जल से क्रिया करके और अपने सरलतम अणुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता, वो मोनोसैकेराइड हो जाएंगे। फिर इसके बाद आते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट क्या है, जो दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं डाइसैकेराइड। तो मैं सबके एग्जांपल बता चुके, अलग से वीडियो सब कुछ है ना, जल्दी जल्दी अपने रिवीजन कर रहे हैं, और रिवीजन करने मतलब लास्ट अपनी 30 मिनट खत्म होने वाली है, तो जल्दी देख लें एक बार। फिर डाइसैकेराइड के बाद अपने पढ़ा था ट्राइसैकेराइड भी होता है, जो 3 से बने हो, है ना। तो मोनोसैकेराइड हो गया तुम्हारा, डाइसैकेराइड हो जाता है, और डाई के मोनोसैकेराइड के बाद जो डाई और ट्राई होते हैं वो अलग से पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड ना। मोनोसैकेराइड दूसरा प्रकार जो होता है उसका ओलिगोसैकेराइड होता है। ओलिगोसैकेराइड के टाइप होते हैं डाइसैकेराइड और तुम्हारा ट्राइसैकेराइड, इसमें और आगे बढ़ते जाते हैं। ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट जो क्या होते हैं कई दो या दो से अधिक मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बने होते हैं, अर्थात जो खुद मोनोसैकेराइड से मिलकर बने हैं। 2 से बने तो डाइसैकेराइड, 3 से बना तो ट्राइसैकेराइड, 4 से बना तो टेट्रासैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड में मोनोसैकेराइड के अनेक अणु होते हैं, है ना। अनेक मतलब कोई संख्या निश्चित नहीं होती। अब इसीलिए इनके क्या होते हैं, इनके ही प्रकार होते हैं, अर्थात इनकी संख्या निश्चित नहीं है, कुछ भी सकती है। यही 2 है तो डाइसैकेराइड, 3 है तो ट्राइसैकेराइड, 4 है तो टेट्रासैकेराइड। तो ये मेन दूसरा था ओलिगोसैकेराइड, और मेन तीसरा है पॉलीसैकेराइड। अच्छा, पॉलीसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड में ना करके आता है, अलग से आता है। ओलिगोसैकेराइड की खास बात क्या है कि ये भी अनेक मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बना होता है, बस इसमें अंतर ये होता है कि इसमें ये ज्ञात नहीं होता कितने मोनोसैकेराइड अणु उपस्थित हैं। जब मोनोसैकेराइड अणुओं की संख्या ज्ञात हो तो 2 के आधार पर डाई बोलोगे, 3 के आधार पर ट्राई बोलोगे, और किसमें आएंगे, ओलिगोसैकेराइड में आएंगे। लेकिन जब क्या मोनोसैकेराइड अणुओं की संख्या ज्ञात ना हो तो किसका उपयोग करेंगे, हमारे पास C6H12O6 होल है, मतलब ये क्या होगा, मोनोसैकेराइड कई अणु। मोनोसैकेराइड भी 2 प्रकार के होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज मतलब सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज को तोड़ोगे तो टूट तो जाएगा लेकिन नया कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाएगा। यहाँ जलबन का मतलब है वो कार्बोहाइड्रेट जो टूटकर नए कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित ना हो, तोड़ा तो जा सकता है, टूट जाएगा, मतलब इनमें जब अलग इसे जल अपघटन करा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, मतलब नए दूसरे अणु पदार्थ बनाएगा लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाएगा। बनने वाला जो पदार्थ होगा या क्रियाफल होगा वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, इसलिए क्या बोलते हैं सरलतम कार्बोहाइड्रेट। अब सरलतम कार्बोहाइड्रेट मतलब मोनोसैकेराइड 2 प्रकार के, और कौन कौन, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं तो ग्लूकोज फ्रक्टोज में ग्लूकोज को बोलते हैं एल्डोज, क्योंकि इसमें क्या होता है एल्डिहाइड समूह जुड़ा था CHO, और दूसरा कौन है फ्रक्टोज, इसे क्या बोलते हैं कीटोस, क्योंकि इसमें क्या होता है कीटोन समूह जुड़ा होता है। उसकी संरचना में दूसरे कार्बन परमाणु में CO कीटोन होता है तो कीटोस नाम दिया गया, इसमें CHO होता है तो एल्डोस नाम दिया गया। और यही होते हैं मोनोसैकेराइड, जब 2 है 3 है 4 है ना। तो पॉलीसैकेराइड में क्या लिख देते हैं, होल N। अब ये नहीं पता N मतलब 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। इनके एग्जाम्पल स्टार्च होल N आता है, सेलुलोज दोनों के अनुसूत्र समान होते हैं, संरचना सूत्र अलग अलग होती है। ग्लूकोज फ्रक्टोज के अनुसूत्र समान है, यही लिखा ग्लूकोज का सूत्र, लिखा है फ्रक्टोज का सूत्र। जब संरचना बनाते हैं तो दूसरे कार्बन परमाणु में ग्लूकोज में कौन होता है, एल्डिहाइड, इसे एल्डोज बोल देते हैं। फ्रक्टोज में होता है कीटोन, इसे केटोज बोल देते हैं। जब हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज अलग अलग करके बनाया पढ़ाया है वीडियो में, क्वेश्चन में तो हमने वो क्वेश्चन लिखा जो पेपर में आते हैं, और वीडियो तो हम पूरा एक्सप्लेन किया, तो आराम से देख वीडियो को आराम से पूरी देख सकते हो ना। तो पॉलीसैकेराइड हो गए। फिर इसका अपन ने अगला क्या है, अगला टॉपिक है तो कार्बोहाइड्रेट में ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, परिभाषा, गुण, और इसका क्लासिफिकेशन ही पेपर में आता है। फिर क्लासिफिकेशन हमें एक एक चीज इनके पता होना चाहिए कि जितना अच्छा हमें क्लासिफिकेशन पता होगा कार्बोहाइड्रेट हमारा उतना क्लियर होगा कि कार्बोहाइड्रेट कितने होते हैं, क्या सूत्र होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं, कौन कहाँ पे आता है और कौन को क्या नाम बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। पूरा अध्याय का बेसिक का क्लासिफिकेशन है, परिभाषा तो पता है, जब परिभाषा पता ना होगी तो हम कंफ्यूज होंगे कार्बोहाइड्रेट होती है, जिसके बारे में पता नहीं तो पढ़ोगे क्या, सीधी सी बात है। हमें क्लासिफिकेशन क्या बताता है, कितने सारे कार्बोहाइड्रेट कैसे हैं, कहाँ क्या होता है और किन्हें कहाँ रखा गया, क्यों रखा गया।
फिर अलग अलग करके पढ़े। तो हमने तो वो क्वेश्चन कराए जो मोस्ट है, जो पढ़ना चाहिए पेपर में आते हैं। अब पढ़ने का तरीका क्या है, फिर पढ़े आराम से। पहले मोनोसेकेराइड क्या है, पहले अच्छे शर्करा पढ़ लो पूरी, एक एक चीज पढ़ो। नहीं, शर्करा पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, नॉर्मल से उसके गुण है और उसके एग्जाम्पल है, और ग्लूकोज फ्रक्टोज मतलब सुक्रोज सब स्वाद में मीठे होते हैं ना, शर्करा। फिर हम शर्कराएं पढ़े अच्छे तरीके से, शर्कराएं क्या होती है। तो मोनोसेकेराइड पढ़ा जाए अच्छे से। तो मोनोसेकेराइड तो हमने क्वेश्चन में तो एक ही दो क्वेश्चन करवाए जो पेपर में आते हैं। ये मोनोसेकेराइड की देखिए, अच्छा पढ़ने की वीडियो अच्छी उसकी, क्योंकि हमने वीडियो बनाई ग्लूकोज के ऊपर। तो मोनोसेकेराइड के दो एग्जाम्पल होते, केवल दो मोनोसेकेराइड है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। हाँ, पूरा मोनोसेकेराइड क्लियर करना। ग्लूकोज को देख लो, ग्लूकोज के नाम बताए हमने, ग्लूकोज के नाम कौन कौन होते हैं और क्यों होते हैं ना। फिर ग्लूकोज की हमने उसमें गुण बताए, उसमें उपयोग बताए, ग्लूकोज की संरचनाएं बताई। ग्लूकोज की संरचनाएं कई होती है, चक्रीय संरचना पेपर में आती है, मैं कराया है ना, पेपर में आती है। फिर ग्लूकोज की पायरेनोज संरचना होती है, पेपर में बहुत कम पूछता, कभी कभार पूछ लेता है। फिर तीसरी होती है फ्यूरेनोज संरचना, वो पेपर में नहीं पूछी जाती। लेकिन हम जो टॉपिक करा तो हमारा टॉपिक था ग्लूकोज है ना, केवल हमारी वीडियो टॉपिक है वो ग्लूकोज है। तो हम उसने वीडियो में ग्लूकोज बनाई, तो एक में सब कुछ बता दी, तो मैं तीनों संरचना बताई है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए ग्लूकोज के बारे में, कि हमारे जो शरीर में होता है तो ग्लूकोज हमारी बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, इससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। और जब एनर्जी प्राप्त होती है इसलिए हम गर्मियों का पीते हैं, ग्लूकोज पीते हैं। और ग्लूकोज के अलावा जो स्टार्च वगैरह होते हैं उनसे ग्लूकोज से ज्यादा शक्ति प्राप्त होती है ना। और ग्लूकोज से हमें जो एनर्जी, तो महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो कहाँ बताए, इसके महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए। फिर दूसरा फ्रक्टोज की पूरी एक वीडियो बनी है, यही चीज नाम गुण उपयोग संरचना सब बताई गई है। ये सबका पढ़ा है, मोनोसेकेराइड तो पढ़े ना। हम बोल गए पढ़ने का तरीका यही, पहले मोनोसेकेराइड पढ़ो अच्छे से। आप किसके पास आओ, डाइसेकेराइड के बारे में, यहीं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। यदि हमने पूरा मोनोसेकेराइड पढ़ा तो पेपर क्वेश्चन क्या बनाया जाएगा, ग्लूकोज के बारे में कुछ भी पूछ लेगा, फ्रक्टोज के बारे में कुछ पूछ लेगा। फ्रक्टोज के बारे में कम पूछा जाता है, केवल क्या पूछ लेते हैं, विकल्प पूछ लेते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में परिवर्तित कीजिए। अब ग्लूकोज कैसे फ्रक्टोज में परिवर्तित होगा, फिर अपने अगला टॉपिक अपना क्रियानी संश्लेषण। क्रियानी वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, निम्नतर एल्डोज। तो एल्डोज मतलब जिनमें दूसरे कारक परमाणु पर जो विन्यास होता है वो कैसे हो, एल्डिहाइड के रूप में हो। एल्डिहाइड मतलब CHO हो, CHO हो। एल्डिहाइड समूह जब उपस्थित होता है तो उन्हें बोलते हैं एल्डोज। निम्नतम एल्डोज और उच्चतम एल्डोज क्या होंगे, मतलब उसमें एल्डिहाइड समूह होना चाहिए, CHO, तो एल्डोज बोल दोगे। जहां उसे एल्डोज बोल देंगे तो यदि हम दोनों की तुलना करें, दो एल्डोज ले लें और दो एल्डोज में जिसमें कम कार्बन परमाणु है निम्नतर एल्डोज, जिसमें ज्यादा कार्बन परमाणु है उच्चतर एल्डोज। और निम्नतर और उच्चतर अरेबिनोज। अरेबिनोज में 5 कार्बन परमाणु होते हैं। और दूसरा कौन सा ले, ग्लूकोज की फ्रक्टोज, ग्लूकोज है ना। फ्रक्टोज क्या होता है, कीटोज होता है। फ्रक्टोज क्या होता है, कीटोज होता है, उसमें 6 कार्बन परमाणु, वो उच्चतर है। तो उच्चतर एल्डोज नहीं, उच्चतर कीटोज है। क्लियर। तो हम क्या करें, अरेबिनोज का परिवर्तित करते हैं ग्लूकोज में। तो हम तो परिवर्तित कर रहे, लेकिन हम तुम्हें क्या बताना चाहते हैं, क्रियानी संश्लेषण। तो वैज्ञानिक क्रियानी ने सबसे पहले ऐसा किया, उसके दिमाग में ऐसा आया कि ऐसा किया जा सकता है। किस प्रकार किया जा सकता है, तो उनने ऐसा करके बताया। और जब ऐसा करके बताया तो उन्होंने क्या किया, एक चीज से दूसरी चीज का निर्माण कर लिया। कौन कर रहे थे, क्रियानी। क्या कर रहे थे, वियोजन की निर्माण, किसी तोड़ नहीं रहे थे, बना रहे थे। और बनाना मतलब संश्लेषण, क्योंकि वो किसी चीज को बना रहे थे, उसे बनाने को बोलते संश्लेषण। तो इसे बोला गया इस विधि को क्रियानी संश्लेषण। उन्होंने जिस प्रकार बनाया, जो पद अपनाया, जो कुछ किया, उसे बोलो कि क्रियानी संश्लेषण की विधि में पूरा लिख देंगे। पहले पद में उन्होंने ऐसा किया, दूसरे पद में ऐसा किया, तीसरे में ऐसा। तो जैसा वो करते गए उन्हें लास्ट में प्राप्त बना लिया। जब हम क्रियानी संश्लेषण लिखते हैं तो अपन उन्हीं पदों को लिख देते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, अरेबिनोज में इसकी क्रिया किससे कराएंगे, तो क्या बनेगा। अगले स्टेप में तो जो हमें क्रियाफल बनेगा, फिर उसमें क्या कराएंगे, उसकी क्रिया आगे कराएंगे किसी और से, तो फिर नया क्रियाफल बनेगा, फिर उसकी क्रियाएं कराओगे। और तब तक हम नई नई चीज से क्रिया कराएंगे या उनका जड़ अपघटन करेंगे, मतलब उससे क्रिया मतलब उसमें किसी चीज को जोड़ देंगे या उससे कोई चीज निकाल देंगे। और जब तक हम करेंगे ऐसा, जब तक हमें क्या ना प्राप्त हो जाए, एल्डोज, उच्चतर एल्डोज मतलब ग्लूकोज ना प्राप्त हो जाए।
है ना। तो क्लियरिटी संश्लेषण बोलते हैं, ये तो हाइड्रोजन रहता है, हमें उसको फिट करना पता हो तब उसे याद कर पाएंगे। हम पहले लिखवा चुके हैं, जब लिखवाया था तो एक एक की पद हमें समझाई गई थी। अब इतना टाइम नहीं, अब एक चीज बताएं तो हो ही नहीं पाएगा, जल्दी से अध्याय 5 पे 6 में पहुंचना है ना। तो निम्नतर एल्डोज को उच्चतर एल्डोज में बदला जा सकता है, तो क्या उच्चतर को निम्नतर में नहीं बदला जा सकता? तो उन्होंने कहा वैसे ही बदला जा सकता है। तो इसकी यदि विपरीत क्रिया करा दें तो ऐसा हो जाता है कि विपरीत क्रिया कराने से ऐसा प्राप्त नहीं होता, मतलब उससे विपरीत पद ले लिए जाएं। जिस प्रकार हमने निम्नतर से उच्चतर बनाया है तो विपरीत पद कराने में तो विपरीत वाला उससे क्रिया करें तो ठीक है, विपरीत पद मतलब उच्चतर से निम्नतर बनाना। तो इसके लिए नए वैज्ञानिक है, नए वैज्ञानिक मतलब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने उच्चतर एल्डोज जैसे ग्लूकोज से निम्नतर एल्डोज जैसे अरेबिनोज बनाया। तो ये क्लियारिनी ने किया। क्लियारिनी ने जब एक काम कर गए तो दूसरे वैज्ञानिक ने सोचा क्या ऐसा किया जा सकता है। तो उनमें कौन वैज्ञानिक आते हैं? कहते हैं बोर, है ना, एक आते हैं बोर। तो मैं ये क्वेश्चन नहीं करा, पेपर में कम आते हैं। एक बोर वैज्ञानिक आते हैं, तो क्या पढ़ते हैं अपन? बोर की विधि। बोर ने क्या किया था? बोर ने क्या किया था? उच्चतर को निम्नतर में परिवर्तित किया था। बोर के बाद आता है रफ की विधि, पेपर कभी कभार पूछ लिया है ना। बस इसमें थोड़ा टाइम कम होने के कारण हमने मोस्ट क्वेश्चन कराए हैं। रफ की विधि एक है बीरमन की विधि, है ना। एक वैज्ञानिक कौन है? बीरमन। तो 3 वैज्ञानिक आए जिनने क्या किया, मतलब 3 वैज्ञानिक मतलब अब ये देखो ने 3 प्रकार से किया, मतलब 3 प्रकार से उन्होंने कहा कि अनेक प्रकार से किया जा सकता है। जिस वैज्ञानिक ने बताया उसके नाम के साथ मेथड का नाम हो गया। बोर की विधि, रफ की विधि, बीरमन की विधि, ये विधियां क्या है? अब तो पेपर में ऑब्जेक्टिव से पूछा जा सकता है कि इन विधियों के द्वारा क्या किया जाता है, या उच्चतर एल्डोज को निम्नतर एल्डोज में परिवर्तित करने की इनमें से कौन सी विधि है। कोई एक दे देगा या सभी देगा और उसको सभी लिख देगा। शायद इसमें क्लियरिटी संश्लेषण भी जोड़ दे तो वो नहीं मानी जाएगी ना। 3 विधियां होती है। फिर आपने परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक पढ़ा था, इसका अगला टॉपिक है ना। परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक क्या है? तो परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक मतलब देखा जाए कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके विलयन को यदि कुछ समय तक खुला रख दिया जाए तो उनका जो क्या होता है, घूर्णन कोण होता है, वो क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। घूर्णन कोण कैसे हो जाता है? कुछ कार्बोहाइड्रेट की विलयन अवस्था में बनाओ, उनकी कार्बोहाइड्रेट को क्या करूंगी? विलयन अवस्था में परिवर्तित कर दूं, एक बर्तन में भर के रख दो, फिर उनके प्रकाश यदि गुजारो उनसे तो प्रकाश के तल को क्या कर देते हैं? घुमा देते हैं, है ना। क्या करते हैं? घुमाने मतलब प्रकाश सीधे जा रहा है तो उसे बाईं ओर मोड़ देंगे, मतलब प्रकाश सीधे जाए कहाँ जाएगा? बाईं ओर गमन करेगा, या फिर दाईं ओर, मतलब उसके तल को क्या कर देते हैं? वो थोड़ा सा घुमा देते हैं। कब घुमाते हैं? जब पदार्थ उनके विलयन से प्रवेश करे तो उनके जो कण होते हैं वो ऐसा काम कर देते हैं। तो जो पदार्थ घुमाता है उसे बोलते हैं घूर्णक पदार्थ, है ना। और ये क्रिया क्या कहलाती है? ध्रुवण घूर्णन। क्रिया क्या कहलाती है? ध्रुवण घूर्णन। वो पदार्थ जो घुमाएगा वो क्या कहलाएगा? ध्रुवण घूर्णक, है ना। और जो पदार्थ जो नहीं घुमाएगा वो बोलोगे अघूर्णक। जो बाईं ओर घुमाएगा वाम ध्रुवण घूर्णक, जो दाईं ओर घुमाएगा दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, जो किसी ओर नहीं घुमाएगा अघूर्णक, है ना। और अघूर्णक पदार्थ भी 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे अघूर्णक पदार्थ जिसे घूर्णक पदार्थ में बदला जा सके। एक ऐसे पदार्थ भी होते हैं बोलते हैं अस्थायी अघूर्णक पदार्थ। अर्थात कुछ स्थिति में, अभी नॉर्मल स्थिति में कैसे अघूर्णक है, लेकिन कुछ विधि द्वारा या कुछ ऐसा करके उन्हें क्या कर सकते हैं हम? घूर्णक पदार्थों में बदला जा सकता है। कुछ ऐसे होते हैं स्थायी अघूर्णक, जो सदैव अघूर्णक होते हैं उन्हें घूर्णन में बदला नहीं जा सकता, है ना। तो इन्हें बोलते हैं मीसो और रेशमिक मिश्रण। अर्थात जो अस्थायी होते हैं जिन्हें कितने नहीं बदल सकते हम? घूर्णक पदार्थ, उन्हें बोलते हैं रेशमिक पदार्थ या रेशमिक मिश्रण। और जिन्हें बदला जा सकता है, नहीं सॉरी, जिन्हें बदला जा सकता है वो होते हैं रेशमिक मिश्रण या फिर रेशमिक पदार्थ। रेशमिक पदार्थ क्या होते हैं? रेशमीकरण विधि तो अलग है, रेशमीकरण विधि हो जाएगी एक साथ को अलग अलग में परिवर्तित बदल दो, मतलब BL। हाँ, रेशमीकरण तो मतलब वे पदार्थ जिन्हें वे अघूर्णक पदार्थ जिन्हें घूर्णक पदार्थ में बदला जा सकता है होते हैं रेशमिक पदार्थ, या फिर इन्हें बोलते हैं रेशमिक मिश्रण। अर्थात ये पदार्थ क्या होते हैं? इनमें वाम ध्रुवण और दक्षिण ध्रुवण पदार्थ साथ साथ पाए जाते हैं। जब वाम भी होगा और दक्षिण भी होगा, अब पदार्थ निकल रहा है तो बाईं जो वाम पदार्थ है उसमें वाम अणु है वो अपनी प्रकृति के अनुसार बाईं ओर घुमाना चाहेगा, दाईं वाला दाईं ओर घुमाना चाहेगा। जब बाईं वाला अपनी ओर घुमाएगा दाईं ओर तो वो किसी ओर नहीं घूमेगा, सीधे निकल जाएगा।
क्योंकि जितना बल बाई लगा रहा था, बाएं वाला जो अणु की गुण, कुछ अणु ऐसे हैं जो वाम ध्रुवण का काम करते हैं, कुछ ऐसे जो दक्षिण घूर्णक का काम करते हैं। तो इनका जो बल होता है एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और पदार्थ में किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रकाश में किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और प्रकाश का जो क्या होगा, घूर्णक तल होगा, वो किसी भी ओर नहीं घूमेगा। और इस पदार्थ को बोलोगे अघूर्णक नहीं घुमाया। लेकिन यदि हम इन पदार्थों को अलग अलग कर दें किसी प्रकार, मतलब वाम वाला अलग कर दें और दक्षिण वाला अलग कर दें, अब वाम वाला बाईं ओर घुमाएगा, दक्षिण वाला दाईं ओर घुमाएगा, तो अलग अलग कर दी तो क्या कर दिया हमने, अघूर्णक पदार्थ को घूर्णक पदार्थ में बदल दिया। और ये विधि कहलाती है रेशमीकरण। रेशमीकरण मतलब क्या होता है, रेशमी जो पदार्थ होते हैं उन्हें क्या करते हैं, रेशमीकरण मतलब क्या होता है, इनके दोनों रूपों को अलग अलग कर दिया जाए, तो जैसे अघूर्णक से घूर्णक में बदल जाते हैं। एक होते हैं मीसो यौगिक, अर्थात जो स्थायी होते हैं जिन्हें क्या कर सकते हैं हम, घूर्णक में नहीं बदले जा सकते ना। तो परिवर्ती ध्रुवक घूर्णक क्या होते हैं कि हर पदार्थ का घूर्णन कोण निश्चित है कि वो प्रकाश के तल को कितनी डिग्री में, कितने अंश में घुमाने वाला होता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जिनके विलयन को रखा रहने दिया जाए तो उनका घूर्णन कोण बदल जाता है, अर्थात यदि प्रकाश गुजारा जाए तो पता चला वो उसे भी 98 डिग्री कोण में घुमा रहा है, बाईं और दाईं और किसी और घुमा रहा है, या किसी थोड़ा देर रखा रहने दिया जाए तो पता चलेगा कि अब प्रकाश को गुजारा जाए तो 98 से वो 112 डिग्री कोण में घुमा रहा है, या फिर क्या कर रहा है, वो 70 में घुमा रहा है, मतलब उसका घूर्णन कोण बदल गया, मतलब उसका घूर्णन कोण स्थायी नहीं है। वो क्या करता है, कभी प्रकाश को कितने भी कोण, मतलब घुमा रहा है किसी और कोई कोण में तो घुमाएगा, जितने कोण में घुमा देगा वो उसका होगा घूर्णन कोण। तो अब उसका घूर्णन कोण स्थायी नहीं, तो उसे बोलते हैं वे पदार्थ जिनका घूर्णन कोण स्थायी नहीं होता उन्हें बोलते हैं परिवर्ती घूर्णन कोण। और ये क्रिया क्या कहलाती है, परिवर्ती घूर्णन कहलाती है, मतलब उनका क्या कोण निश्चित नहीं है, वो अलग अलग स्थिति में अलग अलग कोण पर घुमा देते हैं, है ना। इसके बाद अपना अगला टॉपिक क्या था, फिर देखा जाए इसमें है ग्लाइकोसिलिक बंधन क्या होता है ना। और ग्लाइकोसिलिक बंधन ग्लूकोज, फ्रक्टोज ऐसे बहुत से कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। हमें तो पढ़ा था फिर अपचायक शर्करा क्या होती है, अनअपचायक शर्करा क्या होती है। बड़ी सिंपल सी बात है, शर्करा दो प्रकार की होती है, अपचायक और अनअपचायक। तो शर्करा मतलब अपचायक शर्करा जिनमें एल्डिहाइड या फिर कीटोन या फिर तुम्हारा अर्ध एसिटिल समूह जुड़ा होने के कारण वो क्या कर देते हैं, दूसरे पदार्थों को अपचयित कर देते हैं। वे शर्करा जो दूसरे को क्या कर देती है, अपचायक शर्करा, और जो दूसरों को अपचयित नहीं कर पाती वो अनअपचायक शर्करा। कारण क्या है, जिन शर्कराओं में एल्डिहाइड CHO या कीटोन CO या फिर क्या जुड़ा हो, अर्ध एसिटिल समूह जुड़ा हो, उनमें अपचायक का गुण पाया जाता है, और जिनमें ये चीज नहीं होती वो उनमें अपचायक का गुण नहीं पाया जाता। अर्ध एसिटिल क्या होता है, तो अर्ध एसिटिल किससे बना होता है, अल्कोहल, और अल्कोहल के साथ अर्ध एसिटिल, अल्कोहल होता है और एल्डिहाइड होता है ना। और अर्ध एसिटिल भी होते हैं, अर्ध एसिटिल होता है और एक एसिटिल होता है। अर्ध एसिटिल और एसिटिल तो ये किससे बने होते हैं, इनकी परिभाषा दी गई है अल्कोहल और एल्डिहाइड से बना होने के कारण। अब इसमें एक अनुपात होता है, शायद इनका अनुपात है कि इनमें 2 अल्कोहल के अणु हो और यदि एक एल्डिहाइड हो तो उन्हें बोलते हैं तुम्हारा कौन सा, एसिटिल। 2 अल्कोहल एक एल्डिहाइड हो, और यदि एक अल्कोहल और एक एल्डिहाइड हो तो बोलते हैं अर्ध एसिटिल। अर्ध एसिटिल मतलब अल्कोहल का क्या होना, आधा होना। शुरुआत में एसिटिल में कितने होते हैं, 2 अल्कोहल, और 2 से 1 अल्कोहल पाया जाए तो बोलोगे आधा, मतलब अर्ध एसिटिल, है ना। तो एसिटिल अर्ध एसिटिल ये होते हैं। फिर इसमें अगला चीज पढ़ा था अपन ने, संरचना। इनकी संरचना बहुत पेपर में बहुत आती है, किसकी, माल्टोज की, लैक्टोज की, ग्लूकोज की, सेलुलोज की। और कैसे पूछता है वो, तो एक तो पूछता स्टार्च और सेलुलोज की संरचना समझाएंगे। और बताया था स्टार्च का सूत्र और सेलुलोज का अणु सूत्र सेम होता है, और जब इनका अणु सूत्र सेम होता है ना, और कितना होता है, यही होता है C6H12O6 का कोलेन, और जब इनका अणु सूत्र इतना होता है तो इनकी संरचना अलग पाई जाती है, इसलिए पेपर में इनकी संरचना एक साथ पूछ ली जाती है। और दूसरी संरचना पूछी जाती है हमारी सुक्रोज और माल्टोज। तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, इन तीनों का अणु सूत्र सेम होता है ना। तीनों का अणु सूत्र क्या होता है, सेम होता है, केवल इनकी संरचना भी अलग अलग पाई जाती है। और कितना होता है, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र सेम होता है, सेलुलोज स्टार्च का सेम होता है, और सुक्रोज का कितना होता है, C12H22O11, है ना। ये किसका है, सुक्रोज का, यही माल्टोज का, यही लैक्टोज का। तो उनकी संरचना भी सेम अलग अलग होती है। तो जिनकी अणु सूत्र समान है, संरचना अलग अलग है, तो पेपर में उनकी संरचना कुछ लिखा है। क्या पूछे, ग्लूकोज या फ्रक्टोज की संरचना समझाओ या इनमें अंतर लिखो।
पूछ लेगा सुक्रोज या माल्टोज, सुक्रोज या लैक्टोज, माल्टोज या लैक्टोज, या सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज की संरचना में अंतर समझाएंगे, क्योंकि संरचना में अंतर होता है, या फिर स्टार्चोस। और यही तो अपना ये अध्याय पूरा होता है। इस अध्याय में क्वेश्चन है, इसे बताए तुम्हारा, और पूरा अध्याय में बता चुके हैं। एक जल्दी तुम्हें जल्दी समझा भी दिया। और इसके अलावा ये बेसिकली मोस्ट पेपर क्वेश्चन इससे आता ही आता है। इस यूनिट में अगला अध्याय था अध्याय 6, जो कल अपने चालू करा दिया था। और अध्याय 6 का जितना पढ़ा जल्दी से देख लें। तो अध्याय 6 का अपना जो चैप्टर 6 का नाम था वो क्या था अपना, फैट, ऑयल्स एंड डिटर्जेंट, है ना। डिटर्जेंट, फैट, वसा, तेल और अपमार्जन। क्योंकि वो वाला अध्याय कम समझा पाए थे, जल्दी समझा दिए, अध्याय तो कल समझा। कल बताना बस तुमको कि अपन शुरुआत करें तेल से, है ना। अध्याय में वसा पहले दिए थे, तेल से शुरुआत है, जो मेन की तेल है। तेल क्या होते हैं, जो अपनी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जिनमें चिकनाई पाई जाती है, उन्हें तेल बोलते हैं। तेल में तुम सब जानते हो, एग्जाम्पल लेना, सरसों तेल, तिलीय तेल, बिनोले का तेल, पोपी का तेल और तारपीन का तेल, कोई भी तेल ले लो, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, सब तेल में आ जाएंगे, जो कि द्रव अवस्था में हो, जिनमें क्या पाई जाती है, चिकनाई पाई जाती है। पानी तेल नहीं है, पानी द्रव अवस्था में होता है, लेकिन उसमें क्या नहीं होती है, चिकनाई नहीं होती है ना। और दूध की बात की जाए तो क्या होता है उसमें, उसमें दूध तो होती है, दूध में चिकनाई तो होती है, उतनी ज्यादा नहीं होती, मतलब उसे ना पानी बोल दोगे, चिकनाई तो होती है, उसमें वसा की मात्रा तो होती है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं जितनी तेल में होनी चाहिए। मतलब इसका एक निर्धारक है कि इसमें चिकनाई इतनी % होनी चाहिए ना। तो दूध को भी तेल नहीं बोलेंगे अपन, तो दूध भी तेल नहीं है। इसके अलावा तेलों के प्रकार, तेलों, दूसरा बात वाष्पशील तेल, है ना। और वाष्पशील तेल में क्या पाई जाती है, सुगंध पाई जाती है, इसलिए क्या बोलते हैं अपन, सुगंधित तेल बोलते हैं। और तीसरा है अवाष्पशील तेल, अवाष्पशील तेल, और इन्हें क्या बोल देते हैं, वनस्पति या जंतु तेल। वनस्पति मतलब वनस्पति से प्राप्त हो या फिर वो जंतु से प्राप्त हो। जंतु तेल का उदाहरण था मछली तेल, है ना। अब वसा क्या होते हैं, तो वसा क्या होते हैं, वसा एक प्रकार के तेल होते हैं, या तेलों का एक प्रकार क्या होता है, रूप या प्रकार होता है। कुछ तेल ऐसे होते हैं जो अपना हमेशा द्रव अवस्था में होते हैं, जिन पर मौसम को कोई प्रभाव नहीं करता। सरसों का तेल, तिली का तेल, इनमें ऐसा तो नहीं है आज द्रव है कल जम जाएंगे, लेकिन कुछ तेल में ऐसा गुण पाया जाता है जो क्या होता है, मौसम के अनुसार अपनी अवस्था परिवर्तित कर देती है। जैसे नारियल का तेल, नारियल तेल क्या होता है, गर्मी में क्या होता है, पिघला हुआ, मतलब द्रव अवस्था में होता है, और ठंडियों में जम जाता है तो तेल ना। तेल मतलब द्रव उसे जो ठंडी में जम जाता है, जिसे बोल दो ठोस अवस्था या अर्ध ठोस अवस्था, उसे धूप में रख दिया जाए तो फिर से वो तेल अवस्था में आ जाता है। और अपनी तेल अवस्था में आ गया तो मतलब फिर तेल बोल दोगे। तो वसा क्या होते हैं, अर्ध ठोस या ठोस तेलों को ही बोला जाता है वसा। अर्थात वसा एक प्रकार के तेल होते हैं जो अपनी ठोस अवस्था में या अर्ध ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस अवस्था मतलब बहुत कड़ा हो, दबा ना जाते हैं। कभी कभी देख डालडा लेने जाते हैं, पर डालडा तो तेल हो जाएगा ना, डालडा ही वसा हो जाएगा ना। जब डालडा बहुत कठोर होता है तो अपन दबा तो नहीं करता है ना, लेकिन थोड़ी टेम्परेचर में दबाओ तो उंगली से दबाया जा सकता, तो वो लोग अर्ध ठोस, ठोस नहीं, ये ठोसों का गुण है, उन्हें दबाया नहीं जा सकता। अर्ध ठोस मतलब है तो ठोस अवस्था है, मतलब थोड़ी से बल नहीं, ज्यादा बल लगाओ नहीं, दबाया जा सकता है। या फिर थोड़ा सा मैं देखा तो ऊपर की सतह पिघली हुई है, मतलब ऊपर की सतह हमने वो दबाई, दब गई, अंदर कड़ा लग रहा है, तो वो लोग अर्ध ठोस है। ऊपरी वाली सतह को दबाया जा सकता है, अंदर मतलब वो ठोस है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, अर्ध ठोस, है ना। डालडा ले लो, डालडा का क्या ले लो, घी भी ले लो, घी भी क्या होता है, ठंडी में जम जाता है। नारियल ले लो, नारियल तेल ले लो, तो तेल मतलब तेलों के ये रूप, अर्ध ठोस रूप या ठोस रूप को बोल देते हैं वसा बोल देते हैं। और वसा के लिए इनमें क्या होता है, वे तेल जिनमें असंतृप्त ग्लिसराइडों की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। असंतृप्त मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और ग्लिसराइड क्या होते हैं, इन्हें बोलते हैं ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, अर्थात वे यौगिक जिनमें 3 हाइड्रोक्सी समूह जुड़े होते हैं, उन्हें बोले जाते हैं ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का यूज करते हैं, और जो 2 होते हैं उन्हें बोले जाते हैं ग्लाइकोल, जिनमें 2 हाइड्रोक्सी समूह हों। तो 2 हाइड्रोक्सी समूह को डाई हाइड्रिक एल्कोहल या ग्लाइकोल बोल देते हैं, और 3 वाले को ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल या ग्लाइकोल या ग्लिसरीन बोल देते हैं। और ग्लाइकोल से ग्लिसराइड कब बनते हैं, तो ग्लाइकोल के
उच्चतर वसा अम्ल के एस्टर जब बनाए जाते हैं ना, या बोल जाए असंतृप्त एस्टर बनाए जाते हैं। एस्टर से मतलब एस्टर समूह से क्रिया करा दो, असंतृप्त मतलब वो क्या कर रहे हैं, उनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ग्लाइकोल के उच्चतर वसा अम्ल के असंतृप्त एस्टर जब जो होते हैं या फिर असंतृप्त एस्टर बनाए जाते हैं तो उन्हें नया नाम दिया जाता है ग्लिसराइड नाम दिया जाता है। ग्लाइकोल से बने हैं, एस्टर होने चाहिए और असंतृप्त होने चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए ना, तो क्या होते हैं तुम्हारे ग्लिसराइड हो जाते हैं। और जब ग्लिसराइड होते हैं तो जिनमें असंतृप्त ग्लिसराइड मतलब इनकी मात्रा ज्यादा होती है तो उनमें क्या होता है, यदि उनके किसी प्रकार डबल बॉन्डों को तोड़ दिया जाए तो पास पास आके जमने लगते हैं, गाढ़े होने लगते हैं। और जमना और गाढ़ा होना क्या कहलाता है, उनका कठोरीकरण या फिर हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण हम तुम्हें क्या बता रहे हैं, कभी बसा बता रहे थे, तो जब बसा बनाते थे तो क्या बोला जाए, तेल से तेल को बसा में दो चीजें मौसम के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं वो, या फिर हमें क्या करना हो, किसी तेल को बसा में बनाना हो, जो तेल मौसम के अनुसार बसा में बदल जाएगी उन्हें बोलोगे प्राकृतिक बसा, मतलब अपने आप परिवर्तित हो गए। या फिर तेलों को बसा में परिवर्तित किया जा सकता है, और तेलों को बसा में परिवर्तित करने की क्रिया होती है हाइड्रोजनीकरण या कठोरीकरण। इसकी परिभाषा हो गई और इसके प्रकार हो गए, इसकी परिभाषा हो गई, इसके प्रकार क्या, इसमें अंतर दोनों में, क्योंकि इसका यूज होता है। अब इसकी शुरुआत नहीं की, हमें इसमें एक टॉपिक की, दूसरा टॉपिक है सॉप और डिटर्जेंट, और हमारा अध्याय पूरा पूरी ना, कल एक कोर्स करेंगे, कल पूरा लिखा मतलब पूरा करवा दें। 5:30 मतलब क्या है, आधे घंटे समझाना, क्या है जो चीज पढ़ाना वो समझाना, पूरा करवाना है ना। तो इन दोनों में अंतर हो गया। इनका अंतर मतलब क्या, यदि हम किसी तेल को बनाना तो बोलोगे उसे कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि मतलब अब हम वसा में परिवर्तित कर रहे हैं, एक तो मौसम के अनुसार मतलब टेम्परेचर के अनुसार खुद परिवर्तित हो जाए, या फिर हम उसे परिवर्तित करते हैं। जब उसे परिवर्तित करते हैं तो उसे परिवर्तित करने की जो विधि अपनाई जाती है उसे बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण मतलब जैसे नाम है, हम क्या कहते हैं, नाम के आधार पर पढ़ें तो पढ़ना भी आसान होता है, समझना भी आसान होता है, याद करना भी आसान होता है। हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन से क्रिया करना। तो एक चीज समझ में आती है कि तेल की क्रिया हाइड्रोजन से करा देने पर वसा प्राप्त होते हैं, और जब वसा प्राप्त होते हैं तो ये होती है बस तेल को वसा में परिवर्तित करने की विधि, और हाइड्रोजन से क्रिया कराने के कारण इस विधि का नाम दिया गया हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या दिया गया, कठोरीकरण। तो इन्हें कठोरीकरण क्यों बोलते हैं, हम जानते हैं जो वसा होते हैं वो ठोस होते हैं, और ठोस मतलब कठोर होते हैं। तो मतलब क्या किया जा रहा है, तेल को या फिर क्या बोला जाए मुलायम चीज को कठोर चीज में परिवर्तित किया जा रहा है। तो चूंकि कठोर चीज में परिवर्तित करने की विधि या क्रिया क्या कहला जाती है, कठोरीकरण कहला जाती है ना। कल ये लिखवाना है, कल शुरुआत में लिखवा चुके हैं आधा, कल ये लिखवाना है, इसका में लिखवाना है तेलों का शुष्कीकरण। तो जल्दी से कठोर ये समझा दें, शुष्कीकरण कल शुरुआत करेंगे, ड्राइंग। और ये कहा तुम्हारा हाइड्रोजनीकरण या फिर तुम्हारा कठोरीकरण ना। तो हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है, जब किसी तेल में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, अर्थात निकिल एनआई के महीन कण यदि उनकी उपस्थिति हो, मतलब निकिल उपस्थित होना चाहिए, क्रिया में भाग नहीं लेगा, उपस्थित होगा, इसलिए उत्प्रेरक कहलाएगा। और जब उपस्थित होगा तो क्या करेंगे, इसकी उपस्थिति में हम हाइड्रोजन गैस प्रभावित करेंगे। पहली चीज हो गई, हाइड्रोजन गैस जब प्रभावित की जाएगी तो जो इनके असंतृप्त ग्लिसराइड होंगे, ग्लिसराइड मतलब वो क्या किससे बने हैं, ग्लाइकोल से बने हैं। असंतृप्त मतलब उसमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, असंतृप्त बोल देंगे। तो हाइड्रोजन गैस प्रभावित करने पर इनके डबल बॉन्ड टूट जाते हैं, और जब डबल बॉन्ड टूट जाएंगे तो कार्बन की संयोजकता क्या हो जाएगी, इनकी अधूरी हो जाएगी, मतलब इनकी बिगड़ जाएगी। तो उन कार्बन की संयोजकता जब कम हो जाएगी डबल बॉन्ड टूटने के कारण, तो उसे पूरी करने के लिए हाइड्रोजन आकर उन कार्बनों से जुड़ जाएगा, और हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब क्या कहलाया जाएगा, हाइड्रोजनीकरण। क्योंकि डबल बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड का मतलब क्या, थोड़ी दूर दूर है, बंद बना है, और डबल बॉन्ड ज्यादा प्रबल होता है सिंगल बॉन्ड से। और जब डबल बॉन्ड टूट जाता है, और नॉर्मल सी बात हो, क्या बोला जाए एक प्रकार से, कोई चीज है जो दो बड़ी चीजों को अलग अलग किए, मतलब बड़ी और भारी चीजों को, यदि बीच वाला जो माध्यम है वो बहुत मजबूत है तो उन चीजों दूर दूर किया रहेगा, माध्यम थोड़ा कमजोर पड़ जाए तो वो चीज यदि ज्यादा प्रबल है पास आने की करेंगे, कोशिश करेंगे एक दूसरे के ना। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से ज्यादा क्या होता है, प्रबल होता है या दृढ़ होता है, और डबल बॉन्ड टूट जाता है तो क्या बचा उनके बाद में, सिंगल बॉन्ड, जिससे उनकी अणु थोड़ा पास आने लगते हैं, और पास आने के कारण वो तेल से किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, गाढ़े तेल में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उनमें गाढ़ापन बढ़ता जाता है, वो गाढ़े होते जाते हैं ना।
और जब गाढ़े होते हैं तो चूंकि ग्लाइकोल में क्या होते हैं, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, इनमें एल्कोहल कितने होते हैं, तीन तीन एल्कोहली व्युत्पन्न, एल्कोहल के व्युत्पन्न होते हैं। मतलब एल्कोहल मतलब ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल होते हैं, और एल्कोहल से हमें क्या बनाना है, इन्हें ग्लाइकोल बोलोगे। हमें बनाना है ग्लिसराइड, तो ग्लिसराइड से हमें क्या करानी पड़ेगी, एस्टर से क्रिया करानी पड़ेगी। जब एस्टर से क्रिया कराओगे तो एस्टर से क्रिया कराने पर वो अणु क्या हो जाएगा, और तीन ग्लिसराइड होने के कारण जब एक दूसरे पास आने लगते हैं तो वो क्या होने लगते हैं, उनमें गाढ़े होते जाते हैं ना, और जैसे जैसे उनके बॉन्ड टूटेंगे उनका गाढ़ापन क्या होने लगता है, उनका गाढ़ापन बढ़ता जाएगा। जब गाढ़ापन बढ़ता जाएगा तो हमें जितना गाढ़ा पदार्थ चाहिए तो वहीं पे हाइड्रोजनीकरण की क्रिया बंद कर दी जाएगी। यदि हमें ज्यादा गाढ़ा बनाना तो और क्रिया करते रहेंगे, कम गाढ़ा बनाना है जब आवश्यकता अनुसार गाढ़ा पदार्थ प्राप्त हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजनीकरण की क्रिया बंद कर देंगे। हाइड्रोजन से क्रिया करा रहे हैं तो हाइड्रोजनीकरण, और चूंकि अब क्या होने वाला है, हमें गाढ़ा पदार्थ प्राप्त होगा जो कैसा होगा, अपनी ठोस अवस्था में, ठोस या अर्धठोस, और चूंकि ठोस कठोर होता है तो बोल दोगे कठोरीकरण। वनस्पति घी इस प्रकार बनाया जाता है, जो डब्बों में घी आता है वो कैसा होता है, पिघला तो होगा हर मौसम में, मतलब गर्मी में भी गाढ़ा होता है, नीचे ऊपर को पिघला होता है, और नीचे मतलब जो ठोस है गाढ़ा है, तो मतलब क्या होते हैं उन्हें एक प्रकार से वो बसा के रूप में होते हैं ना, और ठंडियों तो पूरे गाढ़े होते हैं, गर्मी में ऊपर तो होता है पर पिघलाने का अंदर वो गाढ़ा का गाढ़ा ही रहता है। कि वो कैसा होता है, वनस्पति तेल होता है, मतलब वो सॉरी वनस्पति घी होता है, मतलब वो घी जंतु से नहीं प्राप्त हुआ है, उसे कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया गया है। तो घी बनाने की विधि होती है हाइड्रोजनीकरण है, कठोरीकरण। कुछ तेलों का उपयोग कर बना लेते हैं, तो उनमें घी के समान खुशबू लाने के लिए कुछ सुगंधित पदार्थ मिला दिए जाते हैं। हाइड्रोजनीकरण के बाद क्या करते हैं, विटामिन ए विटामिन डी मिलाते हैं, कुछ अन्य पदार्थ मिला देते हैं। हाइड्रोजनीकरण का उपयोग इसी में है, वनस्पति घी बनाने में, और वनस्पति घी बना, इसके अलावा कृत्रिम मक्खन बनाने में। दुकानों पैकेट में मक्खन आता है, मक्खन की खुशबू अच्छी होती है, जब हम ढाबा में खाने खाने जाते हैं तो मक्खन पूछता है, वो उस मक्खन की खुशबू होती है, खाने में टेस्ट होता है, कठोर होता है। वो कठोर मतलब उसे लगा दो रोटी में, गर्म रोटी पिघल जाएगा वो, लेकिन होता है कठोर का कठोर। क्यों कठोर होता है वो, क्योंकि उसे मतलब इस प्रकार बनाया था पिघलाने में, मतलब पिघली हो तो पैकेट फटने डर होगा, फट जाएगा, बह जाएगा, तो कैसा बनाया था, ठोस अवस्था में लाया था ना, उसमें टेस्ट भी होता है, खुशबू भी होती है, क्योंकि ऐसे पदार्थ मिला दिए जाते हैं। और इसे बोलते हैं कहते हैं मक्खन, मतलब उसे मक्खन बनाया गया, वो प्राप्त नहीं हुआ, मतलब जंतु द्वारा प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि उन्हें विधियों द्वारा, कहते हैं विधियों द्वारा उस तेलों को परिवर्तित करके बनाया गया है, और क्या क्या सुगंधित पदार्थ बना देते हैं ना। और इसमें क्या होती, जो कहते हैं घी बनाने की विधि होती है वो भी हाइड्रोजनीकरण के समान होती, थोड़ी अलग होती है उससे ना। तो हाइड्रोजन का उपयोग हो गया घी बनाने, मक्खन बनाने में। हाइड्रोजनीकरण की परिभाषा बता दी, अब बची बनाने की विधि। कल में पढ़ाएंगे, पहले लिखवा देंगे ये हाइड्रोजनीकरण, फिर इसके पढ़ाएंगे तेलों का शुष्कीकरण, 2 क्वेश्चन। तीसरा होगा साबुन क्या है, साबुन की स्वच्छीकरण विधि, और चौथा डिटर्जेंट क्या है, प्रकार और इनकी क्रिया। और अपने अध्याय पूरा, कल अध्याय पूरा करेंगे ना। कल